तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। मतलब कि जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जो प्रोक्रियोट सेल के अंदर में आता है। मतलब कि प्रोक्रियोट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस लेक्चर में सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। मतलब कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक ईच एंड एवरी वर्ड को समझाऊंगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मैंने कुछ चीज़ छोड़ रखा है। एवरीथिंग क्लियर होगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। ये मोर देन एनफ है, नीड में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो एकदम आराम से बैठिए, समझिए एंड पढ़िए। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मतलब कि जो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप होता है और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, क्या क्या बदलाव होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे है कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरियल सेल हैव कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो जैसे कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, बैक्टीरियल सेल आते हैं। तो जब भी प्रोकैरियोट्स का इसमें जिक्र होगा तो मतलब कि बैक्टीरियल सेल आपको मान के चलना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो मोस्ट प्रोकैरियोट्स हैं मतलब कि बैक्टीरियल सेल, उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप मतलब कि सेल का जो एनवेलप होता है, मतलब ये सेल है, सेल के बाहर में जो इन्वेलप है मतलब कि जो भी दीवार है, जो भी कवरिंग है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सेल का कवरिंग बोल सकते हैं। जैसे सेल है, सेल के बाहर में जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैसे कॉम्प्लेक्स होता है उसके समझते हैं। तो जो सेल इन्वेलप होता है वो 3 लेयर का होता है। जो बैक्टीरिया में जो सेल इन्वेलप होता है वो कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है, ठीक है, 3 लेयर का। तो पहला जो लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट में रहता है, सबसे बाहर में रहता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे बाहर में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेल वाल। सेल वाल क्या होता है, मिडिल में होता है, बीच में होता है। फिर सबसे अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनर में होता है, इनर में होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है। तो सबसे बाहर में ये हो गया, सबसे बाहर में ये हो गया क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसके अंदर में फिर कौन होगा, इसी के अंदर में कौन होगा, ये हो गया सेल वॉल। फिर इसके अंदर में कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये हो गया। तो सबसे बाहर में कौन होता है, बाहर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके अंदर में कौन होता है, सेल वॉल। और सबसे अंदर में कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्डर बताना है आउटर टू इनर, आउटर टू इनर अगर सेल इन्वेलप का ऑर्डर पूछते हैं, सेल इन्वेलप, तो आउटर में कौन आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद कौन आएगा, सेल वॉल। फिर उसके बाद कौन आएगा, सेल मेम्ब्रेन। अगर यही पूछते इनर टू आउटर, इसको ओपोजिट पूछते हैं, इनर टू आउटर पूछते हैं, अंदर से बाहर पूछते हैं, अंदर से बाहर। तो सबसे अंदर में कौन है, सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर में है। फिर उसके बाद क्या है, सेल वॉल। फिर बाहर में कौन है, बाहर में है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये तीनों जो लेयर हैं, ये तीनों लेयर का काम क्या होता है, ये तीनों जो लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिल के फंक्शन का काम, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। ये तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन। जैसे सेल है, ये सेल है, और सेल के बाहर में जो तीनों लेयर है वो क्या काम कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, इसको बचा रहा है, बाहर से कुछ भी चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा, उसको रक्षा करेगा, सुरक्षा देने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल इनवेलप के बारे में एनसीईआरटी बोलता है कि ईच लेयर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर हम बात करें हर लेयर का, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स का अपना खुद का अलग फंक्शन होगा, सेल वॉल का अपना खुद का अलग फंक्शन होगा, सेल मेम्ब्रेन का अपना खुद का अलग फंक्शन होगा। मतलब कि ईच लेयर का अपना खुद का तो अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ईच लेयर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि हर लेयर का अलग अलग काम है, बट एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन साथ में मिल के क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। एकता में बल है, तो साथ में मिल के क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन अकेले अकेले अगर इसका बात करें तो इसका अलग काम है, इसका बात करें तो इसका अलग काम है, इसका बात करें तो अलग काम है, अगर अलग अकेला अकेला ले तो। लेकिन साथ में मिल के क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का। इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे कि घर में क्या है, मम्मी है, पापा है, भैया है, भाई, मतलब सब लोग हैं, सबका काम अलग अलग है। ऐसे अपना अपना काम देखा जाए तो भैया का काम अलग है, मम्मी का काम अलग है, पापा का काम अलग है। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए दिवाली आया, दिवाली पे सफाई करना है, तो दिवाली पे सफाई करना है तो सबका काम क्या हो गया, एक हो गया। वो क्या हो गया, सबका एक काम, सफाई। सफाई। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लोग का इंडिविजुअल जो है, मान लेते हैं भैया दीदी पापा है, सबका अलग अलग अपना काम है, लेकिन एक साथ जब सबका काम करना हो गया तो सबका काम क्या हो गया। तो जैसे वहाँ पे सफाई है, वैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया जो है उसको टू टाइप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बैक्टीरिया को दो टाइप्स में बांटा गया है। अब बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा गया, तो किस आधार पे बांटा गया है, कुछ तो बेसिस होगा। तो किस आधार पे बांटा गया है, तो जो बेसिस यहाँ पे है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप। पहला है कि सेल जो इन्वेलप है, सेल इन्वेलप है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव है, और एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब समझाते हैं। तो बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में बांटा गया है, किस बेसिस पे। पहला है कि सेल इन्वेलप, जो सेल इन्वेलप है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हर बैक्टीरिया जो होता है ना, जैसे एक बैक्टीरिया मान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया मान लेते हैं लैक्टोबैसिलस है, दोनों बैक्टीरिया है। तो हो सकता है कि जो इसका सेल इन्वेलप हो अलग हो और साइनोबैक्टीरिया का सेल इन्वेलप अलग हो। तो पहला जो बांटने का तरीका हो गया है सेल इन्वेलप के अनुसार, कि सेल इन्वेलप किसका कैसा है, सेल इन्वेलप का स्ट्रक्चर किसका कैसा है। तो पहला सेल इन्वेलप, ठीक है। और दूसरा है कि वो स्टेनिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है स्टेनिंग, स्टेनिंग प्रोसेस सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा समझाता हूँ। एक प्रोसेस होता है स्टेनिंग का, उसके आधार पर कि स्टेनिंग जब हम प्रोसेस करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसको करते हैं ना, तो उससे ही पता चलता है कि बैक्टीरिया क्या क्या उसके प्रति रिस्पॉन्ड है, क्या उसके प्रति रिस्पॉन्ड है। जैसे स्टेनिंग क्या होता है कि जैसे कि इस स्टेनिंग में क्या होता है कि जैसे कलर जो होता है ना, कलर का यूज़ किया जाता है। अगर ऊपर ऊपर समझे तो कलर कलर का यूज़ किया जाता है, और उस कलर से, जैसे ये बैक्टीरिया है, एक सेकेंड इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया जो है कलरलेस है, कलरलेस है, बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, कलर का यूज़ करते हैं और कलर इस पे डालते हैं। तो कलर डालते हैं तो देखते हैं कि वो कलर इसने लिया कि नहीं। मतलब मान लीजिए कि हम पिंक कलर का कलर डालें, तो फिर पिंक कलर का कलर डालें तो ये देखते हैं हम फिर इस पे कि इस पे पिंक कलर आया कि नहीं। पिंक कलर डाले तो पिंक कलर आया कि नहीं, अगर आ गया तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। इसने इसने स्टेन जो है, स्टेन मतलब एक तरह से कलर समझा जाए, तो इसने कलर को ले लिया तो इसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर ये स्टेन नहीं लेता, ये जैसा था वैसा ही रहता, मतलब कलरलेस था तो कलरलेस ही रहता, तो इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो यही यहाँ कहने का मतलब है कि वो स्टेनिंग प्रोसेस में किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से, मतलब स्टेन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके अनुसार भी लेगा कि नहीं लेगा। स्टेन मतलब कि जो कलर डालेंगे वो ले लेगा या नहीं लेगा, उसके अनुसार भी इसको बांटा गया है बैक्टीरिया को। तो इसको दो टाइप से बांटा गया, किस आधार पे। पहला समझ में आया कि सेल इन्वेलप, किसका सेल इन्वेलप कैसा है, और दूसरा कि वो स्टेनिंग जो है उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो स्टेनिंग को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। स्टेनिंग मतलब क्या होता है, एक तरह समझा जाए तो कलर डालते हैं, अगर वो कलर ले लिया तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर नहीं लिया उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। अभी आगे आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है। तो यही जो बैक्टीरिया है दो टाइप से बांटा गया है, यही है बैक्टीरिया दो टाइप से बांटा गया, एक सेल इन्वेलप के आधार पे और एक स्टेनिंग के आधार पे। पहला जो टाइप है, पहला जो टाइप है वो है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। दूसरा जो है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, टेक अप द स्टेन, ये स्टेन को ले लेता है। मतलब जब स्टेनिंग प्रोसेस किया जाता है, स्टोनिंग प्रोसेस किया जाता है, मान लीजिए बैक्टीरिया था, इस पर हम रेड कलर डाले, तो रेड कलर अगर ले लिया तो इसको बोलेंगे, जो हम डाले वो ले लिया, मतलब स्टेनिंग जो कर रहे थे वो अगर ले लिया तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, ये ले लिया। पॉजिटिव मतलब क्या, ले लिया। और ग्राम नेगेटिव मतलब कि नहीं लिया, जो हम स्टेन कर रहे थे, जो कलर डाल रहे थे वो नहीं लिया, तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया दो टाइप्स का। और ये जो प्रोसेस है स्टेनिंग का, जो ये जो पूरा ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर डालते हैं, इसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं। मैंने ऊपर ऊपर समझाया क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसको बस आइडिया ही होना चाहिए। तो ये जो स्टेनिंग प्रोसेस है वो किसने डेवलप किया था, तो जिस साइंटिस्ट ने स्टेनिंग प्रोसेस को लाया था उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए इसके नाम पे ग्राम ग्राम यहाँ पे शब्द है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो इसने जो लाया था, जो स्टेनिंग प्रोसेस को डेवलप किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स है,
जैसे अब 3 लेयर था यहाँ पे, एक था ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब सबको पारी पारी से पढ़ते हैं कि सबका काम क्या है। जैसे हमने देखा ना, सब साथ में तो मिलकर प्रोटेक्शन का काम करा है, लेकिन अकेला अकेला अब सबका काम है, तो अकेला अकेला काम देखते हैं यहाँ पे। तो ग्लाइकोकैलिक्स, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। बोला है कि अलग अलग बैक्टीरिया में, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग इसका कॉम्पोजिशन, मतलब अलग अलग इसका बनावट होता है और अलग अलग इसका मोटाई होता है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, तो मान लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल सपोज साइनोबैक्टीरिया है। और एक बैक्टीरिया है मान लेते हैं कि लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो बोला जा रहा है कि मान लेते हैं अब क्या कि इसके बाहर में एक ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है और इसके भी बाहर में भी ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है। तो ये बोल रहा है कि जो जो ग्लाइकोकैलिक्स है डिफर इन कंपोजिशन में और थिकनेस में। हो सकता है कि इसका जो ए वाला है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है कि ज़्यादा मोटा हो, और इसका हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स जो है थोड़ा पतला हो। तो पहला जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो मोटाई में वेरी कर सकता है। ई बैक्टीरिया अलग था तो इसमें अलग अलग मोटाई का हो गया, और ई बैक्टीरिया अलग था तो इसमें अलग मोटाई का हो गया। तो थिकनेस पहला वेरी करता है बैक्टीरिया में, अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का अलग अलग मोटाई होता है, अलग अलग थिकनेस होता है, और इसका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है। कॉम्पोजिशन मतलब कि हो सकता है कि इसका बनावट अलग हो, इसका बनावट अलग हो, कंपोजिशन भी वैरी करेगा। तो ये है, तो यही बोला जा रहा है कि ग्लाइकोकैलिक जो लेयर है वो बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ये नहीं कि सब बैक्टीरिया में एक ही तरह का ग्लाइकोकैलिक्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का भी 2 लेयर होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का भी 2 लेयर होता है। पहला होता है स्लाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल लेयर। स्लाइम लेयर जो होता है कैसा होता है, लूज सीथ लेयर होता है, एकदम लूज होता है, लूज, ठीक है। और जो कैप्सूल होता है ना वो थिक मतलब मोटा, और टफ होता है, टफ मतलब हार्ड थोड़ा होता है। तो कैप्सूल जो होता है थिक एंड टफ लेयर होता है। तो याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स का भी 2 लेयर होता है, एक स्लाइम लेयर होता है, कैप्सूल लेयर होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कैप्सूल जो होता है वो डिजीज़ कॉज करने में मदद करता है। जिस भी बैक्टीरिया के पास एक कैप्सूल वाला लेयर होगा ना, वो बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है, मतलब हम लोग को बीमारी कॉज करता है। एनसीईआरटी में नहीं है। फिर ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल, अब आगे बढ़ते हैं सेल वाल के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हुए, इतने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेल वाल जो होता है इसका काम क्या होता है, तो सेल वाल जो होता है इसका काम होता है शेप देना। सेल को क्या करता है, डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। ये सेल को एक शेप देता है कि हाँ बैक्टीरिया, मान लेते हैं बैक्टीरिया को ऐसे दे दिया कि ऐसा शेप है तो ऐसा ही शेप रहेगा, यानी कि जब मन तब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अमीबा नहीं है कि जब मन चाहा अपना शेप ही बदल लिया। अमीबा क्या करता है, कभी ऐसा है तो कभी ऐसा है, तो कभी कुछ है तो कभी कुछ। तो ऐसा नहीं है, सेल वाल जिसके पास रहेगा वो क्या करेगा, इसका फिक्स शेप होता है। सेल वाल का काम क्या होता है, शेप देना, एक प्रॉपर शेप देता है। फिर उसके बाद है प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को बर्स्ट करने से, बर्स्ट मतलब फूटने से और क्या करता है, कोलैप्स करने से मतलब सिकुड़ने से रोकता है। इसके कहने क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, खूब पानी डाल रहे हैं, खूब पानी पी रहा है बैक्टीरिया, खूब पानी पी रहा है, इतना पी लिया कि औकात से बाहर पी लिया। तो हो सकता है कि अगर इसके पास सेल वाल नहीं है तो औकात से बाहर पी लिया तो ये क्या करे, फट जाए, बर्स्ट कर जाए। जैसे बलून क्या होता है, हद से ज़्यादा हवा भर देते तो फट जाता है, वैसे ही बैक्टीरिया क्या किया, हद से ज़्यादा पानी पी लिया तो फट जाएगा। लेकिन सेल वाल जो है इसको क्या करेगा, इसको बलून को फैलने ही नहीं देगा, तो फटेगा कैसे, फैलने ही नहीं देगा। तो सेल वाल इसको क्या करेगा, रोक के रखेगा। तो पहला हो गया बर्स्टिंग से रोकता है सेल वाल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कोलैप्सिंग, मतलब कि क्या होता है कि अब मान लीजिए कि सेल वाल इतना, मतलब सेल इतना बड़ा है, तो अब ये ना हो जाए कि सेल एकदम छोटा हो जाए, कोलैप्स ही कर जाए। पानी, जब मान लीजिए पानी इसमें से निकल गया, तो पानी निकल गया तो हो सकता है कि इसका साइज एकदम छोटा हो जाए, कोलैप्स कर जाए, एकदम पानी ही नहीं तो कोलैप्स कर जाए। पहले इसमें इतना पानी भरा हुआ था तो इतना बड़ा सेल था, तो अब क्या होगा, पानी निकल गया तो हो सकता है ये सेल इतना हो जाए, तो अभी एकदम सिकुड़ जाएगा ना सेल, फिर ये तो बहुत छोटा हो गया। तो उसको सिकुड़ने से भी, कोलैप्स करने से भी, और बस्टिंग मतलब कि फूटने से भी उसको बचाता है। तो दोनों से उसको बचा रहा है, ताकि फूटे भी ना और सिकुड़े भी ना। और ये क्यों ऐसा कर पा रहा है, ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसका सपोर्ट जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, सपोर्ट देने में एकदम माहिर है। तो इस सर्सन टीचर यहाँ सवाल पूछ सकता है कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। फिर अगला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सब प्रोकैरियोट्स के बारे में, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के ख़त्म हो जा रहा है, डिटेल में नहीं है। यूकैरियोट्स जब रहता है तो उसमें डिटेल में पढ़ना रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट, कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का सेम होता है। मतलब कि जैसा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, वैसा ही स्ट्रक्चर जो होता है यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। मतलब कि पूछेगा कि कैसे, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सिमिलर होता है, तो वो जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो दोनों में सिमिलर होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी ऐसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जैसा इसमें होता है। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर कहने का मतलब है कि जैसे ये सेल है और इसका क्या है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बाहर में क्या है, फूड है, इसके बाहर में फूड है, इधर में वाटर है, और इसके बाहर में क्या है, इसके बाहर में और भी एक्सक्रीटरी चीज़ें हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एबिलिटी है सेलेक्टिव परमिएबल होने का। सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब है कि ये उसी चीज़ को अपने अंदर से बाहर जाने देगा या बाहर से अंदर आने देगा, उसी चीज़ को जिसको ये चाहता है। इस सेलेक्टिव परमिएबल सब चीज़ को नहीं आने अंदर पाने, जैसे जिसको वाटर का जरूरत है तो वाटर ही अंदर आएगा, वाटर ही अंदर आ जाएगा, ये नहीं फूड नहीं आएगा, जिसका ज़रूरत रहेगा वही आएगा। सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब है कि जिस चीज़ का नीड है कुछ ही चीज़ों को आने देता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब होता है कि अलाउ सम सब्सटेंस टू पास, मतलब कि अपने अंदर से कुछ ही सब्सटेंस को आने देगा। इसको जैसे पानी की जरूरत है तो पानी को ही आने देगा, खाना की जरूरत है तो खाना को ही आने देगा। ये नहीं कि बाहर में कुछ हुआ तो कुछ घुसते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी नहीं घुस सकता है, कुछ ही चीज़ घुस सकता है जिसको ये अलाउ करेगा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब कि बाहरी दुनिया से भी ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, बाहरी दुनिया से भी ये जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब है ये सेल था तो सेल के बाहर में वाटर है, तो सेल के बाहर में वाटर है, सेल के बाहर में फूड है। तो ये सेल के बाहर के फूड और सेल के बाहर के वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये बाहर की चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो यही इसके कहने का मतलब है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर में जो भी चीज़ है उसके साथ भी ये इंटरेक्ट करता है, उसके साथ भी, मतलब उसको वाटर चाहिए तो वाटर का लेन देन करेगा तो बाहर से ही करेगा, फूड चाहिए तो फूड का भी लेन देन करेगा तो बाहर से ही करेगा। तो बाहर की चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है तभी तो कर पा रहा है। तो यही है कि आउटसाइड वर्ल्ड से ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही समझना था कि ये यूकैरियोट में जैसा होता है प्रोकैरियोट में भी वैसा होता है, दोनों में सेम होता है। और सिलेक्टिवली परमिएबल का होता है मतलब कि कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर से अंदर आने देगा। फिर उसके बाद है कि ये अब बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है। फिर उसके बाद है मीजोजोम क्या होता है, तो ये है कि फॉर्म्ड बाई द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये बोल रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, कुछ और नहीं। जैसे ये सेल था, सेल के बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर में है, ये वाला जो लेयर, इसको हाईलाइट करते हैं एक सेकेंड। ये वाला जो लेयर, ये जो बाहर वाला लेयर है, ये जो बाहर में बना रहा हूँ, तो ये जो बाहर मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसी का एक्सटेंशन इसी से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है मीजोजोम, और कुछ और नहीं है, दूसरा चीज़ नहीं है। फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। और ये बनता है ना तो सेल क्या, ये नहीं कि निकल के सब बाहर नहीं चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इससे मीजोजोम बनाना, तो इस सेल के अंदर ही ऐसे बना रहेगा। ये नहीं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला, ये जो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नहीं कि सेल के बाहर ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ये भले ऐसे अंदर बन जाएगा। ये चीज़ कहने का मतलब है कि इनटू द सेल बनता भी है तो सेल के अंदर में बनता है, सेल के बाहर में नहीं बनता है। तो फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो ये किससे बनता है, पहला सवाल पूछ सकता है कि मीजोजोम किससे बनता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। और ये 3 फॉर्म में हो सकता है, एक लैमेले के फॉर्म में हो सकता है, एक ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है। तो लैमेले, ट्यूब्यूल, वेसिकल 3 फॉर्म में ये बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फंक्शन ऑफ मीजोजोम काम क्या क्या करता है, मीजोजोम का काम क्या है। जैसे ये जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्त एकदम हंसी खुशी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हंसी खुशी ऐसे रह सकता था, तो इसको ऐसे 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 करके इसको क्या ज़रूरत था इसको मीजोजोम बनाने का, क्या ज़रूरत था इसको मीजोजोम बनाने का, तो कुछ तो काम होगा तभी तो खुद को ऐसा बनाया। तो इसका काम था ये कि पहला जो होता है इस सेल वाल का फॉर्मेशन करता है। मीजोजोम जो होता है इसका काम होता है सेल वाल बनाना। सेल वाल क्या करता है, बनाता है।
तो पूछेगा कि सेल वॉल कौन बनाता है, तो मीजोजोम सेल वॉल बनाता है, तो सेल वॉल। फिर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन करना। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का जो कॉपी होता है, जैसे ए डीएनए है, इसको क्या करना है, कॉपी करना है, इसी के जैसा 2 और डीएनए बनाना है, तो मीजोजोम ही बनाता है ऐसे, इसको कॉपी करता है। और इसको कॉपी करने के बाद फिर क्या करता है, इसको ये जो नया डीएनए बना, एक डीएनए बना, इसको फिर डॉटर सेल जो 2 सेल बना उसमें भी डिवाइड कर देता है, वो इसको देता है, वो इसको देता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, मतलब कॉपी बनाता है। जैसे ए डीएनए था, इसका सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी बनाएगा, एज इट इज़ एकदम कॉपी बनाएगा। और उसके अलावा क्या करेगा, ये जो कॉपी बनाया है उसको क्या करेगा, डाउटर सेल जो जो नया सेल बना उसको दे देगा। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सेल है, ये 2 सेल बना, यहाँ पे ये 2 सेल बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ये सेल में, यहाँ पे था जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल अब ये जो सेल बना है इसमें भी चाहिए जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी चाहिए, और ये जो सेल बना है इसमें भी चाहिए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, तो इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो ये जो एक वो डीएनए था, इसको कॉपी करके यहाँ पे कौन भेजा, मीजोजोम भेजा। मीजोजोम क्या किया होगा, पहले इसका कॉपी बनाया होगा, ऐसे एक कॉपी बनाया, फिर एक वाव ऐसे एक कॉपी बनाया, फिर इसको जो इस सेल में भेजा, इस सेल में भेजा, ऐसे ये चीज़ है। तो मीजोजोम का काम क्या होता है, डीएनए का पहले कॉपी बनाता है, सेम टू सेम है, जैसे हम लोग प्रिंटिंग कराते हैं ना, तो सेम टू सेम पेज प्रिंट होकर निकलता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम पेज पहले प्रिंट होकर निकला, मतलब डीएनए प्रिंट होकर निकला, फिर डॉटर सेल में चला गया। तो यही इसका काम होता है मीजोजोम का दूसरा। तो मीजोजोम का दूसरा काम क्या है कि ये क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, मतलब उसको कॉपी बनाता है और उसको फिर डॉटर सेल में भेज देता है। फिर उसके बाद इसका काम रेस्पिरेशन में भी होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन तो पता ही है। फिर उसके बाद सिक्रीशन मतलब होता है सेल से कोई चीज़ को बाहर निकालना। जैसे ये सेल है, सेल में मान लेते हैं पूरा कचरा भर गया, तो उसको बाहर निकाल के फेंक देना है, तो सिक्रीशन करने में भी ये मीजोजोम मदद करता है। सिक्रीशन करने में भी ये कचरा जो है सेल के अंदर में उसको फेंकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कंटेंट। और क्या करता है, जैसे ये मीजोजोम है, ये मीजोजोम जो है ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग बना के, ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग बना के इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और इंजाइम के कंटेंट को भी बढ़ाता है। इंजाइम पता ही है किसी काम के लिए कितना ज़रूरी है, तो इंजाइम के कंटेंट को भी बढ़ाता है, इंजाइमेटिक कंटेंट और सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो ये इसका काम है। तो इसका काम क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया और इंजाइमेटिक कंटेंट को, इंजाइम का जो कंटेंट है उसको। फिर उसके बाद क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर ये भी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, यानी कि बाहर में बन रहा है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में ये भी क्या होता है, उसके मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। और ये क्या होता है, पिगमेंट कंटेन करता है, पिगमेंट मतलब जिसके पास भी क्रोमेटोफोर होता है, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन जिसके पास भी क्रोमेटोफोर होता है ना, वो जनरली क्या करता है, खुद से खाना बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर पाया जाता है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया खुद से खाना बना लेता है। तो जो क्रोमेटोफोर होता है वो क्या होता है, वो पिगमेंट कंटेन करता है, इसके पास पिगमेंट होता है, और ये क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म का। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है कि मोटाइल हो, या तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो। बैक्टीरिया हो सकता है कि मोटाइल हो या तो नॉन मोटाइल हो। तो जो भी बैक्टीरिया मोटाइल होगा उसके पास फ्लैजिला होता है। कोई भी बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, मोटाइल मतलब कि चलने वाला, मूवमेंट कर सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्यों चला गया, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला। तो जिसके पास भी फ्लैजिला होगा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब कि एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, खुद से चल के जा सकता है, खुद से चल के। ठीक है, तो मोटाइल मतलब जिसके पास फ्लैजिला होगा। ठीक है, और जो मोटाइल मतलब जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, ये पी प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट और माइनस एंटी मतलब एब्सेंट मैंने लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फ्लैजिला होता है, वो फ्लैजिला जो होता है, एनसीईआरटी बोलता है कि थीन फिलामेंटस होता है। फ्लैजिला कैसे होता है, थीन होता है, पतला होता है, और फिलामेंट की तरह होता है, एकदम फिलामेंट की तरह होता है, ऐसे ऐसे फिलामेंट की तरह होता है, एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। और ये फ्लैजिला निकलता कहाँ है, तो निकलता है सेल वॉल से। जैसे क्या होता है, 3 लेयर होता है, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है सेल वॉल, एक ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो सेल वॉल वाला जो बीच वाला लेयर है उससे ये निकलता है फ्लैजिला। तो ये जो है थीन होता है और सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है, एक उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और याद रखना है कि फ्लैजिला जो होता है
वो प्रोकैरियोट सेल में भी मिल सकता है, वो प्रोकैरियोट सेल में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोट सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो एक होता है सीलिया, वो बाद में पढ़ने को मिलेगा, जो सीलिया होता है ना वो सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है, ये प्रोकैरियोट में देखने को कभी नहीं मिलता। सीलिया सीलिया जो होता है ये भी मूवमेंट में मदद करता है, चलने में मदद करता है, मोटिलिटी में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सीलिया का जिक्र नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, जिस फ्लैजिला के पास मोटिलिटी वो खुद से चल सकता है उसके पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला कहाँ से निकलता है? सेल वॉल से निकलता है। फिर नॉन मोटाइल मतलब कि फ्लैजिला उसमें नहीं है। इन बैक्टीरिया सेल न बोला जा रहा है कि इन बैक्टीरिया सेल इन बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल होता है, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इज वेरिएबल। कहने का मतलब है कि जो फ्लैजिला है, ये जो फ्लैजिला था उसका नंबर और उसका अरेंजमेंट वेरी करता है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, हो सकता है इसमें जो है हो सकता है फ्लैजिला 2 गो हो, फिर ये बैक्टीरिया हो सकता है इसमें फ्लैजिला 4 गो हो। तो फ्लैजिला का नंबर बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में वेरी करता है, और उसका अरेंजमेंट भी हो सकता है इसका फ्लैजिला इधर साइड में हो सकता है इस बैक्टीरिया का फ्लैजिला इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो। तो ये है। तो फ्लैजिला का नंबर और उसका अरेंजमेंट मतलब किधर है, वो किस साइड में, बॉडी के किस साइड में, मान लीजिए ये बैक्टीरिया जिसके इधर साइड में है या इधर है या इधर है या हर जगह, तो उसका अरेंजमेंट और उसका नंबर वेरी करता है बैक्टीरिया के सेल में। फिक्स नहीं रहता है कि 10 ही होगा, 15 ही होगा या इसी तरह से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट होता है हुक और तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला कितने पार्ट से मिलकर बना है? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और ये तीनों में जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन होता है? फिलामेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर समझे थोड़ा सा, तो इस तरह से होता है। जैसे इसको समझे तो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इसको समझ सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे। तो ऐसे कुछ होता है। ये जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है बेसल बॉडी। फिर दूसरा ये होता है हुक और ये जो होता है फिलामेंट। देख के भी लग रहा होगा कि फिलामेंट कितना लंबा है। बेसल बॉडी तो है, बेसल बॉडी तो इतना है, फिर इतना जो हुक हो गया ये वाला हुक, और फिर ये जो नीचे है फिलामेंट, यहाँ से यहाँ तक फिलामेंट। तो फिलामेंट ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये लॉन्गेस्ट होता है। तो बेसल बॉडी हुक फिलामेंट इस तरह से फ्लैजिला होता है, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट इसमें क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पे फिलामेंट के बारे में एक चीज़ बोला जा रहा है कि एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। इस सेल के सरफेस से बाहर तक निकला होता है। जैसे कि ये सेल है, इस सेल का सरफेस है, यहाँ से अगर निकलेगा ये फ्लैजिला तो पूरा बाहर तक ऐसे रहता है। ये नहीं कि इसके अंदर में जाएगा, ये पूरा बाहर तक ऐसे निकला हुआ रहता है। यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन सा ऐसा बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर है जो सरफेस पे पाया जाता है, उसके ऊपर में पाया जाता है, बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है। तो 3 स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है। एक फ्लैजिला होता है, और एक पिलाई होता है, और एक फिम्ब्रियाई होता है। फ्लैजिला होता है, पिलाई होता है और फिम्ब्रियाई होता है। 3 स्ट्रक्चर है जो उसके सरफेस पे पाया जाता है। तो जो फ्लैजिला होता है, अभी तुरंत हमने देखा कि फ्लैजिला मोटिलिटी मदद करता है, मतलब चलने में मदद करता है मोटिलिटी में। और ये जो पिलाई और फिम्ब्रियाई होता है, ये दोनों का काम मोटिलिटी में नहीं होता है, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। इन लोगों का मोटिलिटी में कोई काम नहीं होता। अब पढ़ लेते हैं सबके बारे में। तो पिलाई जो होता है, पिलाई वो कैसा होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इलोंगेटेड ट्यूब, ऐसे ट्यूब की तरह रहता है, ऐसे इलोंगेटेड मतलब कि लंबा ट्यूब की तरह रहता है, ऐसे ट्यूब की तरह। और ये जो होता है स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। एनसीईआरटी पे तो नहीं दिया है, लेकिन वो प्रोटीन का नाम होता है पीलीन प्रोटीन होता है। यहाँ पे नाम में ही पिलाई आ रहा है, बस लास्ट में इन लगा देंगे, पीलीन, काम खत्म। तो ये जो होता है स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। इसका जो होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हो। इसका काम जो होता है पिलाई का कॉन्जुगेशन में मदद करता है, कॉन्जुगेशन। इसका काम क्या होता है? कॉन्जुगेशन में मदद करता है। कंजुगेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे ए बैक्टीरिया है और ए बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया को जब जुड़ना होता है आपस में, जब रिप्रोडक्शन करते हैं, कंजुगेशन एक मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। तो ऐसे जो होता है ये जो है ऐसे, ये जो होता है ये पिलाई होता है। ये क्या होता है? पिलाई होता है। एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है।
तो इन लोगों को जब रिप्रोडक्शन करना है तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके ज़रिए इधर से ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। तो ये होता है, ये कंजुगेशन में मदद करता है। कंजुगेशन मतलब होता है जोड़ना। ये किस में मदद कर रहा है? कंजुगेशन, कंजुगेशन में मदद कर रहा है, मतलब जोड़ने में मदद कर रहा है। तो मेनली ये मदद करता है रिप्रोडक्शन करने में। तो इसका काम क्या होता है? पिलाई का रिप्रोडक्शन करने में। ये जो है ये पिलाई है, ये जो पिलाई है, ये जो पिलाई है, ये जो मैंने बनाया है पिलाई, ये दोनों बैक्टीरिया को जोड़ दिया, ये दोनों बैक्टीरिया को जोड़ दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गया और एक ट्रांसफ़र हो गया तो इन लोग का रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसी में मदद करता है। वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर उसके बाद फिम्ब्रिया है। फिम्ब्रियाई का बात करें तो फिम्ब्रियाई क्या होता है? फिम्ब्रियाई जो होता है स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ब्रिसल लाइक होता है। ब्रिसल मतलब जो ब्रश होता है ना, ब्रश हम लोग करते हैं तो ब्रश करते हैं तो ब्रश जो करते हैं वो कितना पतला 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 ब्रिशल लाइक होता है। तो वैसे ही ब्रश जिसे करते हैं वो कितना एकदम स्मॉल ब्रिशल लाइक होता है। तो ऐसे बोल रहा है कि ब्रश का जो होता है उसी की तरह हो जाता है, छोटा में छोटा एकदम। और ऐसा लगता है कि स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, लगता है कि सेल से एकदम बाहर निकल के आ रहा है। स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, सेल से बाहर निकला हुआ रहता है। और इसका काम क्या होता है फिम्ब्रियाई का? हेल्प बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मदद करता है किसमें? अटैच टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यू। ये बैक्टीरिया को, कोई पत्थर है, कोई पत्थर, ये मान लेते हैं पत्थर है और यहाँ पे ये छोटी सी बैक्टीरिया, इसको जाके यहाँ पे अटैच करना है, इसको इस पे जाके इसको चिपक जाना है। तो इसके लिए क्या होता है? फिम्ब्रियाई की मदद से जाके चिपक जाता है। या तो मान लेते हैं ये इंसान है, ये एक इंसान है और यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को इस इंसान पे जाके चिपकना है, इस इंसान के टिश्यू पे जाके चिपकना है। तो ये क्या करता है? फिम्ब्रियाई की मदद से जाके चिपक जाता है। तो यही है कि बैक्टीरिया का जो काम होता है वो क्या करता है? वो अटैचमेंट में मदद करता है। किस पे? रॉक पे, रॉक पे। इन स्टीम्स मतलब कि कहीं पानी वानी जगह में पत्थर है तो वहाँ पे, या तो होस्ट टिश्यू पे। तो यहाँ पे मेन याद रखना है कि रॉक पे और होस्ट टिश्यू पे। खत्म। फिर ये जो है राइबोसोम के बारे में पढ़ना है और उसके बाद ये लगभग ख़त्म ही है। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स के बारे में, ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स वाला है, ये सारा चीज़ जो भी पढ़ रहा है प्रोकैरियोट्स वाला है, इतना याद रखना। तो राइबोसोम जो है, प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है उसका साइज़ क्या होता है? 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक। तो 15/20 नैनोमीटर ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और राइबोसोम का काम पता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है, 70S। और यूकैरियोट्स में कौन होता है? 80S वाला होता है, 70S वाला होता है। ठीक है। और 70S में 2 सब यूनिट होता है, पहला सब यूनिट होता है 50S और दूसरा सब यूनिट होता है 30S। तो 50S जो होता है वो इसमें से लार्जर होता है। 30 और 50 में कौन बड़ा है? 50 बड़ा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं लार्जर सब यूनिट। और 30 जो होता है वो छोटा वाला सब यूनिट होता है। ठीक है। और ये जो होता है, ये बोला जा रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। कहने का मतलब है कि ये सेल है, ये सेल है और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम जो होगा ना, राइबोसोम वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है, वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है। इसको अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो राइबोसोम जो रहता है ना, इसी से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इसी से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे अंदर में नहीं रह सकता, ऐसे नहीं रहेगा, ये गलत है, ऐसे अंदर नहीं रह सकता। सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है और कहीं नहीं मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ मिलता है। तो वही बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में ये एसोसिएटेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और किसी ऑर्गेनेली के अंदर में भी रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है, ऐसे वो कहीं पर भी रह सकता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे नोट पॉइंट है कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पोलिसोम और पोलीराइबोसोम। तो ये बोल रहा है कि एक सिंगल mRNA पे एक सिंगल mRNA है, क्या है? एक mRNA का चेन है, एक लंबा ये mRNA का चेन है। तो इसी पे जब बहुत सारा ऐसे राइबोसोम जुड़ जाता है, ऐसे बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिसोम, पोलिसोम, या इसी को बोलते हैं पोलीराइबोसोम, पोलीराइबोसोम। जब एक mRNA के चेन पे बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता है उसी को बोलते हैं पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि सेवरल राइबोसोम मतलब बहुत सारा राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, एक mRNA पे जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं, चेन बना लेता है, उसी को बोलते हैं पोलिसोम, पोलीराइबोसोम। और ये क्या करता है? इसमें जो राइबोसोम जो जुड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे जो राइबोसोम ऐसे जुड़ा हुआ है, ये राइबोसोम क्या करता है? ये जो राइबोसोम है क्या करता है? राइबोसोम ऑफ ए पोलिसोम, जो पोलिसोम का जो राइबोसोम है वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है mRNA इनटू प्रोटीन। ये क्या करता है? mRNA को
mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, तभी तो प्रोटीन बनता है। ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इसका प्रोसेस पूरा होता है। तो अभी के लिए याद रखना है कि mRNA को ये क्या करता है, ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए प्रोटीन बनाया जाता है। तो mRNA को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना देता है। तो जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम ऑफ ए पोलीसोम का जो राइबोसोम है वो क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है mRNA को प्रोटीन में, मतलब कि mRNA से प्रोटीन बना देता है। इतना याद रखना है। फिर लास्ट टॉपिक है इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, एक स्टोरेज फॉर्म है, मतलब कि बैक्टीरिया में क्या करना है, हमको खाना को स्टोर करके रखना है। वहाँ पर भी स्टोरेज का काम होता है, कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखना है। जैसे हमारे बॉडी में स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन होता है, हमारा खाना को स्टोर कर लेता है। वैसे ही बैक्टीरिया में भी तो स्टोरेज होना चाहिए ना कोई, तो उसके लिए भी क्या होता है, बैक्टीरिया में स्टोरेज होता है, उसी को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन जो बॉडी होता है, पहली बात तो मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें कोई भी दीवार नहीं होता है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, कोई भी दीवार नहीं होता है। और ये क्या क्या होता है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। बोला जा रहा है कि रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, जो होता है रिजर्व मटेरियल होता है, मतलब मटेरियल जो है रिजर्व मतलब क्या होता है, जो कि जमा करके रखा जाता है, जिसका बाद में यूटिलाइज होगा। तो ये रिजर्व रहता है, रिजर्व मतलब जमा रहता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ए है सेल, तो इसके जो साइटोप्लाज्म में ऐसे 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 ये सब रहता है इंक्लूजन बॉडी। ये रिजर्व है, पूरा रिजर्व है, जब जरूरत पड़ेगा यूज़ होगा। तो ये रिजर्व मटेरियल रहता है प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एकदम फ्री रहता है, फ्री मस्त है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे फ्रीली है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, ऐसे फ्रीली पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है, कौन कौन होता है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी एक होता है फॉस्फेट ग्रेनुअल, एक फॉस्फेट का ग्रेनुअल होता है, फॉस्फेट का छोटा छोटा दाना। फिर उसके बाद होता है साइनोफेसिन का ग्रेनुअल होता है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन का ग्रेनुअल होता है। 3 याद रखना है, फॉस्फेट ग्रेनुअल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, फॉस्फेट ग्रेनुअल, साइनोफेसिन ग्रेनुअल और ग्लाइकोजन ग्रेनुअल। फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें गैस वैक्यूल भी होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है उसमें गैस वैक्यूल भी मिलता है, उसमें मिलता है कुछ बैक्टीरिया में। तो गैस वैक्यूल जो होता है वो किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन जो होता है उसमें, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 3 याद रखना है, ब्लू ग्रीन याद रखना है, पर्पल याद रखना है और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया याद रखना है, इसमें गैस वैक्यूल मिलता है। तो जितना भी प्रोकैरियोट्स के बारे में टॉपिक पढ़ना था, सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई होप। कैसा लगा कमेंट करें। एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा समझाया गया है।